everyone. So this is the 11th lecture of Indian Contract Act. ये Indian Contract Act का 11th lecture है और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं. सो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो हमारा 80% कोर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो कंप्लीट हो चुका है. सेक्शन 1 से 75 तक हमें पढ़ना है इसमें. तो इसमें हमने अपना 80-85% कोर्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो आ चुके हैं. बट येस, जो टॉपिक्स अभी बचते हैं ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. बट 80% ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो ये हमने पढ़ा. लास्ट लेक्चर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक कंप्लीट करके हमने फ्री कंसेंट के टॉपिक को एंड किया था. हमने यहीं पे एंड किया था. फ्री कंसेंट का जो हमारा टॉपिक था वो वहीं पे खत्म हुआ था. इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में ही लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था. सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया है कि जो आपका कंसिडरेशन होना चाहिए और जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए. लॉफुल क्या होता है, लॉफुल कब नहीं होता है, उसके सारे हेड्स हमने पढ़े कि अगर फॉरबिडन बाय लॉ है, डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, फ्रॉडुलेंट, इंजरी टू एनी पर्सन, इसके अलावा इमोरल, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. तो ये हमने देखा था कि लॉफुल अनलॉफुल क्या होता है. तो जो चीज, जो भी आपका एक्ट है, अगर वो इन सब के अंदर आता है तो वो अनलॉफुल होगा. अदरवाइज आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो होगा वो लॉफुल होगा. और अगर आपका कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो आपका अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होगा. ये हमने पढ़ा था. तो हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 10 से, जब हमने पढ़े थे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा था, कुछ एसेंशियल्स थे, 5 एसेंशियल्स थे टोटल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कि अगर एक अग्रीमेंट के अंदर ये एसेंशियल्स फुलफिल होंगे तभी हम बोलेंगे कि ये अग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज नॉट. अदरवाइज नॉट. तो वो क्या क्या है आपको अच्छे से पता है, हम ऑलरेडी इनसे डील कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम हमारे लास्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डील करने वाले हैं. हमारा जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी एसेंशियल है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है. वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं. वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं. तो आज हम देखने वाले हैं वो सारे वॉइड अग्रीमेंट्स, सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 30 तक दिए गए हैं. ये सारे के सारे वॉइड अग्रीमेंट्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही वॉइड डिक्लेयर्ड है. तो हम इन्हें हम लास्ट हमारी एसेंशियल होगी. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक वॉइड अग्रीमेंट्स. सो हम आज करेंगे वॉइड अग्रीमेंट्स का टॉपिक. ये वॉइड अग्रीमेंट्स का टॉपिक कहां से आया है और हम क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी. लेकिन ये जो वॉइड अग्रीमेंट्स है ये वो अग्रीमेंट्स हैं जिन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इटसेल्फ वॉइड डिक्लेयर करता है. Those agreements which are declared void by the Indian Contract Act. और ये कहाँ दिए गए हैं, ये सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 30 तक दिए गए हैं. तो सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 30 तक ये सारे वॉइड अग्रीमेंट्स दिए गए हैं. अब ये वॉइड अग्रीमेंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हमने सेक्शन 10 पढ़ा था जिसमें हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे. ये एसेंशियल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहला पार्टीज
must be competent, जिसमें हमने सेक्शन 11 एंड 12 पढ़ा था. पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री. कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री, जिसमें हमने सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 22 तक पढ़ा है. सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 22 तक पढ़ा है. इसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल. जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, जिसमें हमने सेक्शन 23 पढ़ा था. इसके बाद हमने देखा था कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, जो हमने सेक्शन 23 के ही अंदर देखा था. सेक्शन 23 के अंदर देखा था. एंड लास्ट एसेंशियल क्या है? द अग्रीमेंट must not have been declared void by the act. The agreement must not have been declared void by the act, जिसमें हम सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 30 तक पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया. आज हमें ये वाला पोर्शन करना है, ये बचता है, इसको हमें कंप्लीट करना है. तो ये हमारा लास्ट एसेंशियल होगा, लास्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हम अभी करेंगे, विच इज आवर लास्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या बोला गया है कि ऐसे अग्रीमेंट्स जिन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही वॉइड डिक्लेयर करता है वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते. क्यों? क्योंकि वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही वॉइड डिक्लेयर्ड है. तो ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स हैं मैं आपको बताती हूं जिन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि ये वैलिड हो ही नहीं सकते क्योंकि इनको वॉइड ही डिक्लेयर कर दिया है. ये ऐसे 5 अग्रीमेंट्स हैं. सबसे पहला सेक्शन 26, जिसके अंदर दिया गया है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. सेक्शन 27, जिसमें दिया गया है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. तो ऐसे अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. अभी ये क्या होता है हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले. इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन 28 पे, जिसमें दिए हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. Section 29, agreements which are uncertain. Agreements which are uncertain, जहां पे uncertainty होती है वो होते हैं सेक्शन 29 के agreements. और लास्ट आता है सेक्शन 30, which is wagers agreement. ये होता है wagers agreement, the agreement of wagering. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. अगर कोई अग्रीमेंट होता है जिससे आप किसी को मैरिज करने से रोक रहे हो तो वो अग्रीमेंट वॉइड होगा, ऐसा सेक्शन 26 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. आप कभी भी किसी को मैरिज करने से नहीं रोक सकते. 27 क्या बोलता है? ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आप किसी पे रिस्ट्रेंट लगा रहे हो, कोई भी ट्रेड के रिगार्डिंग, आप किसी को कोई बिजनेस करने से, कोई प्रोफेशन में जाने से, कोई ट्रेड करने से रिस्ट्रेन कर रहे हो, वो होंगे अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. और वो क्या होंगे? वो भी वॉइड होंगे एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट.
28 सेक्शन 28 क्या बोलता है? तो ऐसे अग्रीमेंट्स जिसमें आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने से, आप किसी को लीगल एक्शन करने से रिस्ट्रेन कर रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने से रिस्ट्रेन कर रहे हो, ऐसे अग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड होंगे। 29 पे आएंगे। 29 क्या बोलता है कि ऐसे अग्रीमेंट्स जो अनसर्टेन है, जिसमें सर्टेनिटी नहीं है, जो क्लियर नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है, जिसमें आपको ये नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, जिसमें अनसर्टेनिटी है, सो ये भी वॉइड होंगे। ओके, लास्ट हम आते हैं वेजर्स अग्रीमेंट। अब वेजर क्या होता है? वेजर, व्हाट डू यू मीन बाय वेजर? वेजर मतलब, वेजर की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। तो वेजरिंग अग्रीमेंट्स वो अग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें दो साइड्स होते हैं एंड इट इज बेस्ड ऑन हाई अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी पे बेस्ड होते हैं कि अगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन फुलफिल हुई तो कोई एक जना जीतेगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो दूसरा जना जीतेगा। ऑलराइट, तो इस टाइप के जैसे बेटिंग के अग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे आप बेटिंग करते हैं या फिर लॉटरी होती है, एनीथिंग, तो ये होते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स। ये भी void माने गए हैं बिकॉज इन अ वे दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन अ कंडीशन विच इज अनसर्टेन। हो सकता है हो सकता है ना हो। तो यहाँ ये भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पे बेस्ड है। क्योंकि ये अनसर्टेनिटी पे बेस्ड है इसीलिए ये क्या होंगे? ये void होंगे। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट ये सारे के सारे अग्रीमेंट्स जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही वॉइड डिक्लेयर कर दिए हैं। ऑलराइट, तो ये कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते। अब अगर आप इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, भले ही उसमें फ्री कंसेंट है, भले ही उसमें सारी पार्टीज कॉम्पिटेंट है, भले ही उसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन भी लॉफुल है, बट क्योंकि अपने आप में एक वॉइड अग्रीमेंट है, ये कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है इवन दो ऑल द अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ऑलराइट, तो ये है वॉइड अग्रीमेंट्स। अब हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 26 जिसमें हम पढ़ेंगे अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो जब ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसमें ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपीज पर मंथ दूंगा अगर तुम कभी भी शादी नहीं करोगे, तो तुम कभी शादी मत करो, यू डोंट गेट मैरिड एवर, तो मैं तुम्हें पैसे देता रहूंगा, जहां तुमने शादी कर ली मैं पैसे देना बंद कर दूंगा। ये पूरा अग्रीमेंट है, ये वॉइड होगा क्योंकि इस अग्रीमेंट से ए इज रिस्ट्रेनिंग, ए इज स्टॉपिंग बी फ्रॉम गेटिंग मैरिड, ए इज पुटिंग अ रिस्ट्रेंट ऑन बीज मैरिज। या फिर ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपीज पर मंथ देता रहूंगा, कंडीशन इज तुम्हारी जो बेटी है सी उसकी कभी शादी मत कराओ। दिस इज ऑल्सो वॉइड। क्यों? क्योंकि इसमें इस अग्रीमेंट से ए जो है वो सी की मैरिज पे रिस्ट्रेंट लगा रहा है। जरूरी नहीं है कि रिस्ट्रेन आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की मैरिज पे ही लगाओ। अगर कोई और पर्सन है जिसमें पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंटरेस्टेड है, अगर आप उसकी मैरिज पे भी रिस्ट्रेन लगा रहे हो तो इवन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल, दैट एग्रीमेंट विल ऑल्सो बी वॉइड बिकॉज इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सेप्शन है कि सिर्फ माइनर के केसेस में आप रिस्ट्रेंट लगा सकते हो मैरिज से रिगार्डिंग। अब अगर कोई माइनर है, क्या आप उसके लिए रिस्ट्रेंट लगा सकते हो? आप लगा सकते हो। ये जो है वो बी को बोलता है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा अगर तुम्हारी जो बेटी है सी, जो कि अभी सिर्फ 10 इयर्स की ही है, तुम उसकी 18 साल तक शादी मत करवाओ। दिस अग्रीमेंट इज
वैलिड, इट इज नॉट वॉइड, क्योंकि यहाँ पे किसके मैरिज पे रिस्ट्रेंट लगाने या नहीं लगाने की बात है, जो कि एक माइनर है। तो ये आप इसको 18 इयर्स तक मैरी करने से रिस्ट्रेन तो कर रहे हो, बट क्योंकि ये एक माइनर है, इट विल नॉट बी वॉइड, इट विल बी वैलिड, क्योंकि ये एक्सेप्शन सेक्शन 26 का ही है। ये एक्सेप्शन सेक्शन 26 में ही दे रखा है कि माइनर के केसेस में इट विल ऑलवेज बी एन एक्सेप्शन, इट विल ऑलवेज बी एन एक्सेप्शन। ऑलराइट, तो ये है सेक्शन 26। एक बार हम रीड कर लेते हैं नोट्स में इसके बारे में क्या लिखा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 26। सेक्शन 26 का क्या मतलब है? सेक्शन 26 बोलता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज विल बी वॉइड। तो एवरी अग्रीमेंट, हर वो अग्रीमेंट जिससे आप मैरिज को रिस्ट्रेन कर रहे हो, विच इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इट बट अदर देन द माइनर इज वॉइड। यहाँ पे ये क्या है? ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है, ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है। तो माइनर के केस में आप जो है मैरिज को रिस्ट्रेन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट पुट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन समवन्स मैरिज एक्सेप्ट माइनर। माइनर के केस में आप कर सकते हो। आगे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या नोट्स में लिखा है। अंडर सेक्शन 26 an agreement in restraint of marriage is void ab initio. It is void ab initio मतलब void from the very inception. inception का क्या मतलब होता है? beginning. ऑलराइट, इनिशियल पॉइंट जब से ये अग्रीमेंट एंटर हुआ था तब से ये वॉइड है। तो ये है वॉइड एब इनिशियो, ये कभी वैलिड हुआ ही नहीं था। इसमें सबसीक्वेंट कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये अचानक से वॉइड हो गया हो। जिस दिन ये अग्रीमेंट बना था उस दिन से ये वॉइड है। इट इज वॉइड एब इनिशियो। ऑलराइट, दिस रिस्ट्रेंट कुड बी एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और अ पार्शियल रिस्ट्रेंट। अब ये रिस्ट्रेंट जो है ये किसी भी तरीके का हो सकता है, ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट भी हो सकता है, ये पार्शियल रिस्ट्रेंट भी हो सकता है। आप किसी को ये भी बोल सकते हो कि नहीं, आप किसी से शादी मत करो, ये है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। या फिर आप कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि आप फैमिली के बाहर किसी से शादी नहीं कर सकते, ये क्या है? ये पार्शियल रिस्ट्रेंट है। बट चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे पार्शियल हो, रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट है। और अगर मैरिज पे आपने चाहे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगाया है चाहे पार्शियल रिस्ट्रेंट लगाया है, वो फिर भी पनिशेबल, वो अग्रीमेंट फिर भी वॉइड होगा, वो अग्रीमेंट फिर भी वॉइड होगा। ऑलराइट, ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज ऑफ अ माइनर। आप सिर्फ माइनर के ऊपर ये रिस्ट्रेंट लगा सकते हो क्योंकि सेक्शन 26 में ही माइनर एक्सेप्शन में है। अदरवाइज आप किसी पे भी ये रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते हो, अदरवाइज आप किसी पे भी ये रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते हो। राव रानी वर्सेस गुलाब रानी। सो इन द केस ऑफ राव रानी वर्सेस गुलाब रानी, दो विडोज थी जो को-विडोज थी, विडोज ऑफ अ सेम पर्सन। उन दोनों ने आपस में एक अग्रीमेंट किया कि उनमें से किसी एक ने अगर दोबारा शादी कर ली तो उसको, जिसने दोबारा शादी करी है, उसे अपने, ये जो इन दोनों का एक ही हस्बैंड है, उसकी प्रॉपर्टी में से कोई शेयर नहीं मिलेगा। दिस अग्रीमेंट इज वैलिड बिकॉज ये मैरिज पे रिस्ट्रेंट नहीं लगा रहे हैं। आपको मैरिज करना है आप करो, बट अगर आप किसी से मैरिज कर रहे हो तो फिर आपका शेयर अपने जो न्यू हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी में होगा, आपके जो डिसीज हस्बैंड है उनकी प्रॉपर्टी में से आपको अपना शेयर गिव अप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों विडोज एक ही हस्बैंड की है। तो अगर कोई विडो दोनों में से कोई भी अगर रीमैरी करते हैं तो उन्हें अपना शेयर गिव अप करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ रिस्ट्रेंट ऑन मैरिज, दिस इज जस्ट अ रिस्ट्रेंट ऑन द टेकिंग ऑफ शेयर ऑन रीमैरिज। तो ये वैलिड था, इसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि इससे तो आप शादी पे रिस्ट्रेंट लगा रहे हो, नहीं। दिस इज नॉट वॉइड बिकॉज दिस अग्रीमेंट इज नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनीवन। नेक्स्ट केस क्या बोलता है? इन युगजान वर्सेस हरी पेरू, in this case plaintiff had spent money on education of his son-in-law.
in consideration of his agreeing not to marry a second wife in the lifetime of the first wife. फादर इन लॉ ने अपने सन इन लॉ के एजुकेशन पे कुछ पैसे लगाए और इसके बदले में सन इन लॉ ने अपने फादर इन लॉ को ये प्रॉमिस किया कि जब तक मेरी फर्स्ट वाइफ मतलब उनकी बेटी जिंदा है तब तक मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा. ठीक है, तो ये था कंसिडरेशन. दिस अग्रीमेंट इज वॉइड, देयरफॉर द हस्बैंड वाज बाय वे मनी एंड सेकेंड मैरिज. अब ये मैरिज, अगर ये अग्रीमेंट हम देखें तो ये क्या है, ये तो वॉइड हुआ. क्यों? क्योंकि इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. ये क्या है, ये उसे शादी करने से आप रोक रहे हो. इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आप उसको शादी करने से रोक रहे हो, तो ये वॉइड होना चाहिए. बट अगर आप इस अग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर देते हो तो आपको क्या लगता है, इट इज फेयर और अनफेयर? इट विल बी अनफेयर, क्योंकि अगर ये अग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर होता है तो जो हस्बैंड है, जो सन इन लॉ है, उसके पास पैसे भी आ गए अपने एजुकेशन के और साथ साथ उसको सेकेंड मैरिज का भी लाइसेंस मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस केस, इस केस के अंदर इस सेक्शन 26 को बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया है एंड देयर इज अ नीड. इस केस के बाद पता लगा कि बहुत जरूरी है कि इस सेक्शन को, सेक्शन 26 को अमेंड किया जाए और ये लिखा जाए कि आप रीजनेबल रेस्ट्रेंट लगा सकते हो. रीजनेबल, क्योंकि यहाँ पे जो फादर इन लॉ ने रेस्ट्रेंट लगाया है ये अनरीजनेबल तो नहीं है, दिस इज रीजनेबल. तो ये अगर अभी जो ये सेक्शन है उसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो रीजनेबल अनरीजनेबल कोई भी रेस्टोरेंट अगर लगाइए तो वो वॉइड होगा. बट दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लीगल जूरिस्प्रूडेंस. तो इसीलिए उस चीज को सॉल्व करने के लिए लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया कि रिस्ट्रेंट जो होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए. अगर आप अनरीजनेबल रेस्ट्रेंट लगाओगे तब आप उसको वॉइड करवाओ, बट अगर रीजनेबल रेस्ट्रेंट है तो दैट रेस्ट्रेंट शुड बी अलाउड एंड द अग्रीमेंट शुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ऑलराइट, तो ये इस केस में ही बोला गया था. इस केस के बाद ही ये चीज लॉ कमीशन में डिस्कस की गई थी. ओके, तो ये है सेक्शन 26 जिसमें हमने अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज देखे. आगे बढ़ेंगे हम आएंगे सेक्शन 27 पे जिसमें दिए गए हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. तो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है कि ऐसे अग्रीमेंट्स जहां पे आप किसी को स्टॉप कर रहे हो या फिर आप किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो किसी के ऊपर, और किसके ऊपर, किसी के बिजनेस, प्रोफेशन या ट्रेड के अंदर अगर आप किसी भी तरीके का रिस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो अग्रीमेंट क्या होंगे, वो वॉइड होंगे. वो अग्रीमेंट क्या होंगे, वो वॉइड होंगे. तो अगर ए बी के साथ एक अग्रीमेंट करता है जिसमें ए बी को बोलता है कि आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज अगर आप अपना बिजनेस क्लोज डाउन कर दो, पूरा का पूरा बंद कर दो, अपना बिजनेस बिल्कुल वाइंड अप कर दो, तो मैं तुम्हें उसके बदले 1 लाख रुपए दूंगा. दिस इज व्हाट, दिस इज वॉइड बिकॉज इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और बिजनेस ऑफ बी, देयरफॉर दिस विल बी वॉइड. ठीक है, तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, देन लेट्स सी. इसमें एक्सेप्शन भी है, इसकी एक्सेप्शन अभी हम देखेंगे, पहले हम इसका मेन सेक्शन रीड कर लेते हैं. सेक्शन 27, सो वी आर डीलिंग विथ सेक्शन 27. सेक्शन 27 बात करता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड. सो एवरी अग्रीमेंट, हर वो अग्रीमेंट जिससे कोई पर्सन रिस्ट्रेंट हो रहा है from exercising a lawful profession, trade or business of any kind,
तो वो उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो 2-3 चीजें समझने वाली है मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है कि आप किसी को रेस्ट्रेन नहीं कर सकते हो कोई भी लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन या ट्रेड प्रैक्टिस करने से। मतलब अगर कोई अनलॉफुल काम कर रहा है तो क्या आप उसके ट्रेड पे रेस्ट्रेंट लगा सकते हो? आप लगा सकते हो। बट अगर कोई पर्सन अपना लॉफुल ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन कर रहे हैं तो फिर आप उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, आप उस पर रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते हो किसी भी अग्रीमेंट के थ्रू। आप किसी भी अग्रीमेंट से उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। दैट इज द रूल, दैट इज द रूल। ये सेक्शन 27 में बोला गया। अब यहाँ पे लिखा है टू द एक्सटेंट वॉइड, उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा। ये उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा। उस एक्सटेंट तक का क्या मतलब है? वो एक्सटेंट मतलब जितना वो रिस्ट्रेन लगा रहा है उतना वॉइड हो जाएगा। जितना रिस्ट्रेन आप लगा रहे हो ये उतना वॉइड हो जाएगा। सिर्फ वो जो रिस्ट्रेन वाला पार्ट है वो वॉइड होगा, अदरवाइज वो वैलिड होगा। तो टू दैट एक्सटेंट, वो रिस्ट्रेंट के एक्सटेंट तक वो वॉइड होगा, अदरवाइज इट विल बी वैलिड। ऑलराइट, ये बात बोली गई है। अब हम आते हैं एक्सेप्शन पे। अब इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। एक्सेप्शन क्या है? सेल ऑफ गुडविल। जब आप किसी पर्सन को अपनी गुडविल सेल करते हो। अब गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है एक बिजनेस की, किसी ट्रेड की रेप्यूटेशन। व्हाट अदर पीपल, हाउ अदर पीपल थिंक अबाउट यू। आपके बिजनेस को क्या, आपके बिजनेस की क्या रेप्यूटेशन है मार्केट के अंदर, उसकी एक वैल्यू होती है और उसे बोला जाता है गुडविल। तो जब आप अपनी गुडविल सेल करते हो किसी को, तब आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। आप उस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ इस एरिया के अंदर आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है और बी है, ए की एक ब्रांड है जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स। ऑलराइट, मैकडॉनल्ड्स की जो ब्रांड है वो ए की ही है। ए अपनी गुडविल, अपनी पूरी ब्रांड जो है वो बी को सेल कर देता है और साथ साथ में ये बोल देता है, और ए अपना मैकडी का जो ब्रांड है वो बी को सेल कर रहा है क्योंकि ए ने बर्गर किंग का नया ब्रांड स्टार्ट किया है। ऑलराइट, तो ए बी को बोलता है, और ये कहां पे है? सॉरी, इसका ये सपोज इसका एक्स प्लेस पे है, प्लेस का नाम है एक्स। ठीक है, बी को ये अपना मैकडी का ब्रांड सेल कर रहा है, गुडविल सेल कर रहा है, दोनों बर्गर्स में डील करते हैं। तो ये यहाँ पे बी पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि तुम ये जो मैकडी का बिजनेस है ये एक्स जगह के विद इन 10 किलोमीटर्स नहीं कर सकते हो, अदरवाइज अगर दिल्ली में है तो अदरवाइज आप पूरे दिल्ली में कहीं भी कर सकते हो। बट जहां मैं कर रहा हूं अपना नया बर्गर्स का बिजनेस, आप उसके 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं कर सकते हो। यहां पे अगर बी बोलता है कि दिस अग्रीमेंट इज वॉइड क्योंकि आप तो मेरे ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, मेरे बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, बट दिस इज नॉट वॉइड, दिस इज वैलिड, क्योंकि ये एक्सेप्शन सेक्शन 27 में ही दिया गया है कि अगर आप किसी को अपनी गुडविल सेल कर रहे हो तो आप उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ये रेस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। अब इसने बोला 10 किलोमीटर तक नहीं कर सकते, रीजनेबल। बट यही अगर ये बोलता कि आप पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं कर सकते हो, आप एक काम करो यहां से अपना पैकअप करके साउथ इंडिया में जाके रहो, वहां आप कर सकते हो, तभी मैं आपको अपनी गुडविल दूंगा।
दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज वॉइड, क्योंकि इवन दो यहाँ पे सेल ऑफ गुडविल है बट ये रेस्ट्रिक्शन जो है, ये वाली रेस्ट्रिक्शन, दिस इज अनरीजनेबल, दिस इज नॉट रीजनेबल। तो सेल ऑफ गुडविल के केस में आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, बट वो रिस्ट्रिक्शन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तो भले ही सेल ऑफ गुडविल है बट स्टिल वो अग्रीमेंट वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। ऑलराइट, एक बार हम रीड कर लेते हैं केस में क्या लिखा है। एक्सेप्शन नंबर 1, सेविंग ऑफ अग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड। जिसकी गुडविल सेल कर दी है उस पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो द वन हु सेल्स the goodwill of a business that one person may agree with the buyer, जिसको आप अपनी गुडविल सेल कर रहे हो और उसे आप रिफ्रेन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस। आप ये सिमिलर बिजनेस यहाँ नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो, वो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, विद इन स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स, किसी एक लिमिट्स में। अब ये नहीं आपने बोल दिया पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं, दिल्ली तो छोड़ो, आप गुड़गांव, हरियाणा में, पंजाब में, कहीं राजस्थान में कहीं नहीं कर सकते, आपको साउथ इंडिया में जाके करना है। दिस इज नॉट अ रीजनेबल, दिस इज नॉट अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। आपने तो एक बहुत बड़ी अनरीजनेबल लिमिट लगा दी है उसके ऊपर, तो दिस इज नॉट रीजनेबल। so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on the business, provided that such limit appears to the court to be reasonable, regard being had to the nature of business। तो nature of business ध्यान में रखते हुए अगर वो limit, अगर वो restraint कोर्ट को रीजनेबल लगती है, सिर्फ तभी वो इस एक्सेप्शन में फॉल होगी, अदरवाइज वो इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं होगी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। इसमें केस लॉज भी है, वो भी देखेंगे हम। ओके, दिस वाज इनैक्टेड व्हेन ट्रेड वाज येट टू बी डेवलप्ड, व्हेन ट्रेड वाज येट टू बी डेवलप्ड। सो द रैशनल बिहाइंड दिस सेक्शन was to protect from restraints, restraints से protect करना, ठीक है। But now when trade has developed, more liberal attitude needs to be taken। ये अच्छा है, इससे आप ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट क्योंकि अब हमारा ट्रेड बिजनेस ये सारा जो एरिया है ये बहुत डेवलप हो चुका है, सो अब देयर आर मोर नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन। सो अब यहाँ पे एक लिबरल एटीट्यूड की जरूरत है कि हर रेस्ट्रेंट को आप वॉइड नहीं बोल सकते हो, तो यहाँ पे एक लिबरल एटीट्यूड की जरूरत है, एक लिबरल अप्रोच की जरूरत है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच है, दो इट इज फॉर समथिंग गुड, बट स्टिल इट इज नॉट लिबरल इन नेचर, इट इज स्ट्रिक्ट इन नेचर। ऑलराइट, लॉ कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड दैट दिस सेक्शन शुड बी अमेंडेड टू परमिट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। लॉ कमीशन ने भी ये चीज सजेस्ट करी थी कि रीजनेबल रेस्ट्रेंट जो होने चाहिए ट्रेड पे, अदर देन दी सेल ऑफ गुडविल, भी अलाउड होने चाहिए। तो ऐसे रेस्ट्रेंट जो रीजनेबल है वो अलाउड होने चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो अब हम केस लॉ पे आते हैं। केस लॉ क्या बोलता है? मधुप चंदर वर्सेस राजकुमार। मधुप चंदर वर्सेस राजकुमार के केस में क्या बोला गया है? यहाँ पे दो शॉपकीपर्स थे जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस में थे एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे का कंपटीशन थे। इनमें से एक ने सजेस्ट किया दूसरे को कि तुम अपनी शॉप बंद कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। हाउएवर उसने मना कर दिया, बाद में उसने उसकी शॉप तो बंद कर दी बट पैसे देने से मना कर दिया। यहाँ पे द शॉपकीपर जिसने उसकी शॉप क्लोज की है उसे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो अग्रीमेंट ही वॉइड था।
ये क्या थी, ये तो एक क्लियर कट रिस्ट्रेंट थी ऑन दी ट्रेड ऑफ द अदर शॉपकीपर, जिसको अपनी दुकान शट करनी पड़ी. So this cannot be enforced, this agreement cannot be enforced because this is a void agreement. This is a void agreement. All right. Statutory exceptions. अब एक तो है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन. स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन का क्या मतलब है, जो हमारे एक्ट के अंदर ही एक्सेप्शन दी गई है, जो कि है सेल ऑफ गुडविल, जो हमारे एक्ट में ही दी गई है. हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या एक्सेप्शन दी गई है, सेल ऑफ गुडविल की एक्सेप्शन दी गई है. ऑलराइट. एक कुछ एक्सेप्शंस और भी होती हैं, जो अदर एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है मैंने. अदर एक्सेप्शंस होती हैं जैसे कि होते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशंस. कई बार क्या होता है, मार्केट में कुछ ट्रेडर्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ट्रेड कॉम्बिनेशन बोलते हैं जिसको, सबने मिलके एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने बोला कि हम एक हेल्दी तरीके से ट्रेड करेंगे, भले ही हम यहाँ एक ही मार्केट में हैं, हम कॉम्पिटिटर्स हैं, बट क्योंकि हमने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है तो हम एक दूसरे के कस्टमर्स नहीं छीनेंगे एंड ऑल. तो ये क्या होता है, ये होता है ट्रेड कॉम्बिनेशन, कि इन्होंने एक ग्रुप बना लिया और ये बोला कि तुम इन कस्टमर्स को नहीं बेचोगे सामान, तुम इन कस्टमर्स को नहीं बेचोगे, तो ये ट्रेड पे रिस्ट्रेंट नहीं है. दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. ये अदर टाइप ऑफ एक्सेप्शन है जो जनरल प्रैक्टिस में होता है. तो ये होते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशंस. एक होते हैं सोल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स. कई बार आप किसी के साथ सोल ट्रेडिंग अग्रीमेंट कर लेते हो कि अगर आप किसी से रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आप मुझसे खरीदोगे, आप ये अग्रीमेंट में लिख दो, आप कभी किसी और से रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे. दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो अ रेस्ट्रेंट, बट दिस इज सम रेस्ट्रेंट विच इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 27. इसमें वॉइड नहीं होता है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. ओके. रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज. रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉइज का क्या मतलब है कि एम्प्लॉइज के ऊपर भी रिस्ट्रेंट लगाई जा सकती है. अगर मैंने कोई कंपनी खोली है और मेरा अगर कोई एम्प्लॉई है तो मैं उसको रिस्ट्रेंट कर सकती हूँ कि आप सेम नेचर ऑफ वर्क किसी दूसरे कंपनी के लिए साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हो. जब आप यहाँ काम कर रहे हो तो आप सपोज अगर मैंने कोई कॉलेज खोला है, मैंने उसमें फैकल्टी हायर की है, तो मैं उस फैकल्टी पे रिस्ट्रेंट लगा सकती हूँ कि यहाँ पे काम करते करते आप किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी टीचिंग सर्विसेज नहीं दे सकते हो. दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ रिस्ट्रेंट, बट दिस विल नॉट रेंडर द अग्रीमेंट एज void. ऑलराइट. इसमें void नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये एक वैलिड है. इसमें ये भी एक एक्सेप्शन के अंदर आएगा, स्टैट्यूटरी नहीं है बट ये अदर एक्सेप्शंस में आता है. ऑलराइट. गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला एंड कंपनी. सो देयर इज अ केस लॉ, गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला एंड कंपनी. In this case, the Honorable Supreme Court has held that a negative stipulation restraining the franchisee from dealing with the competing goods was for facilitating the distribution of goods of the franchisor and could not be regarded as restraint on trade. यहाँ पे एक नेगेटिव स्टिपुलेशन थी जिसमें आप किसी फ्रेंचाइजी को रिस्ट्रेन कर रहे हो उन गुड्स से डील करने में जो कॉम्पिटिटिव गुड्स है. सो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑफ द फ्रेंचाइजर को फैसिलिटेट करने के लिए है और ये रिस्ट्रेंट नहीं माना गया था. तो ये था गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला एंड कंपनी के अंदर. ऑलराइट. नेक्स्ट केस देखते हैं इसमें क्या है. Nordenfelt versus Maxim Nordenfelt. So the next case law is Nordenfelt versus Maxim Nordenfelt. In this case, the seller of the goodwill was into an armament business. जो सेलर था गुडविल का, जिसने अपनी गुडविल बेची है, वो उसका आर्म्स का काम था, आर्म्स एंड एमिनेशंस का. इसके जो प्रोडक्ट्स थे वो हर कंट्री में जाते थे, वर्ल्ड की हर कंट्री में इसके प्रोडक्ट्स जाते थे. So a restriction was imposed for a period of 20 years in the whole world. ये क्या था? ये reasonable restraint थी. All right, Nordenfelt versus Maxim Nordenfelt. Restriction on employees मैंने आपको बता दिया, ठीक है? Okay.
सो ये था हमारा सेक्शन 27 जिसमें हमने एक्सेप्शन देखा, केस क्लॉज देखे और मैंने आपको सारे प्रिंसिपल समझाए इसके। अब हम आएंगे सेक्शन 28 पे, जो बात करते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तो ऐसे अग्रीमेंट्स जिससे आप किसी भी पर्सन को कोई केस करने से, कोई लीगल एक्शन लेने से, कुछ भी लीगल प्रोसीडिंग कंडक्ट करने से रिस्ट्रेन करते हो, वो क्या होगा? अग्रीमेंट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ, ए किसी केस में अक्यूज्ड है, बी उसी केस में प्लेंटिफ है। ए ने बी को बोला तुम अपना केस वापस ले लो, इसके लिए मैं तुम्हें 4 लाख रुपीस दूंगा। दिस अग्रीमेंट इज व्हाट? इट इज वॉइड, क्योंकि इससे ए इज रिस्ट्रेनिंग बी टू कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। दिस इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द प्लेंटिफ, दैट इज बी। तो है हेंस दिस इज वॉइड। ठीक है, अब ये कैसा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? ये एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि चाहे रिस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट हो, चाहे रिस्ट्रिक्शन पार्शियल हो, रिस्ट्रिक्शन होगा, वो फिर भी वॉइड होगा। बट यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ तभी वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, तो वॉइड नहीं होगा, तब वो वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं और उस अग्रीमेंट में बोलते हैं कि हम दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अगर हमारे बिजनेस में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आर्बिट्रेशन सेंटर जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम उसके लिए कोई केस वेस नहीं करेंगे, हम आर्बिट्रेशन, मीडिएशन इसमें जाएंगे। ये भी एक तरीके का रिस्ट्रेंट है। यहाँ पे ए जो है वो बी को रिस्ट्रेन कर रहा है, या बी जो है वो ए को रिस्ट्रेन कर रहा है कोर्ट पे जाने से, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने से। बट ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, वो ये नहीं बोल रहा है कि उसको आप कर ही नहीं सकते, डिस्प्यूट को आप कर सकते हो, बट आप बस कोर्ट नहीं जा सकते, आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, ये भी तो लीगल प्रोसीडिंग है। तो ये क्या है? दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, दिस इज अ पार्शियल रिस्ट्रेंट, एंड हेंस इसमें ये वैलिड होगा, ये वॉइड नहीं होगा। ऑलराइट, तो सेक्शन 28 के अंदर सिर्फ वही अग्रीमेंट्स वॉइड होंगे जहां पे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन द लीगल प्रोसीडिंग्स। तो जब लीगल प्रोसीडिंग्स में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है, सिर्फ तभी वो वॉइड होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? वैलिड होगा। ओके, अब इसके एक्सेप्शंस भी हैं जो बहुत सिंपल है। हम एक बार सेक्शन रीड करते हैं, हमें वो सब सारा समझ आ जाएगा। All right. Section 28. Agreement in restraint of legal proceedings void. Agreements जो कि legal proceeding के restraint में है वो void होते हैं. So every agreement जिसमें एक पार्टी absolutely restrict कर रही है किसी दूसरी पार्टी को क्या करने से? From enforcing his rights in any contract by legal proceeding in the ordinary tribunal, या फिर जो भी जहां पे भी वो अपने लीगल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं, वहां पे अपने राइट्स को इन्फोर्स करने, मतलब कोई लीगल एक्शन लेने के लिए आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और वो भी कैसे? एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। या फिर ऐसा अग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के राइट्स को एक्सटिंग्विश कर रही है, ऑल राइट, ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड so as to restrict the party from enforcing his right is void to that extent। मतलब अगर
इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा, और अगर कुछ भी हमारा डिस्प्यूट होता है, तो अगर तुमने 7 डेज के अंदर अंदर एक्शन नहीं लिया तो फिर उसके बाद आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, आपका एक्शन लेने का राइट खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉइड, क्योंकि आप उसकी राइट को एक्सटिंग्विश कर रहे हो कोई उस पे लिमिट लगा के। तो आपने यहाँ पे इस पे लिमिट लगा दी, तो जितनी ये वाली एक्सटेंट है, मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन तक का एक्सटेंट है, सिर्फ ये वॉइड होगा, टू दैट एक्सटेंट लिखा है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्शन नंबर 1, सेविंग ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट मे अराइज। तो अगर कोई दो लोग आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगर हमारे बीच में कोई इशू होता है तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन जाएंगे, मैंने आपको ये समझा दिया, तो वो क्या होगा, वो वैलिड होगा, वो वॉइड नहीं होगा, उसमें सेक्शन 28 नहीं लगेगा। सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो अग्री कर रहे हैं कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो क्या होगा, वो आर्बिट्रेशन में जाएगा, एंड दैट ओनली द अमाउंट अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन, सिर्फ आप वो ही रिकवर कर सकते हो। तो ये वॉइड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं है। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है, एक्सेप्शन नंबर 2 बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्वेश्चन है जो ऑलरेडी अराइज हो चुके हैं, उन्हें आप इन राइटिंग, अगर दो लोग ये अग्री करते हैं कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी अराइज हो चुके हैं उन्हें आप कहां लेके जाओ, आर्बिट्रेशन में लेके जाओ, तो वो भी वॉइड नहीं होगा, वो भी वैलिड होगा, क्योंकि वो भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं है। ऑलराइट, एक्सेप्शन नंबर 3 is regarding bank guarantee. Okay, the saving of a guarantee agreement of a bank or financial institution. This section shall not render illegal a contract in writing. जहां पे कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा टर्म लगा देता है गारंटी अग्रीमेंट के अंदर, बैंक आपकी तरफ से गारंटी देता है, तो जो आपके बीच में, आपके और बैंक के साथ, बैंक आपके लिए गारंटी दे रहा है, तो आपके और बैंक के बीच में जो अग्रीमेंट होगा, उस अग्रीमेंट के अंदर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक टर्म ऐड कर देंगे जिसमें क्या बोला जाएगा कि आपके जो राइट्स हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, ऑलराइट, फ्रॉम एनी लायबिलिटी in respect of such guarantee or agreement on the expiry of a specified period which is not less than 1 year from the date of occurring or non-occurring of the event, for extinguishment or discharge of such party from the said liability. तो ये टर्म अगर डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, वो एक एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन नंबर 3 में आएगा सेक्शन 27 के, और वो वॉइड नहीं होगा, वो क्या होगा, वो वैलिड होगा। ऑलराइट, Under section 28 restraint must be an absolute restraint. Section 26-27 में तो हम partial restraint को भी void बोल दे रहे थे, but section 28 तभी applicable होगा जब absolute restraint है, partial restraint के लिए यहाँ पे कोई place नहीं है। Alright, in the case of ABC Laminate versus AP agencies, so ABC Laminate versus AP agencies का केस है जिसमें बोला गया where one out of 2 competent jurisdiction is excluded by an agreement, तो obviously वो एक absolute restraint नहीं है, तो ये void जो होगा does not amount to an absolute restraint and the agreement remains to be valid. दो जगह पे जुरिस्डिक्शन बनता है कोर्ट का, बट आपने अग्रीमेंट कर लिया कि नहीं दूसरी जगह पे भले बनता हो लेकिन आपको तो यहीं पे करना है, अगर कोई डिस्प्यूट का केस करना है तो वो क्या कोई रेस्ट्रेंट है, नहीं, आप उसी केस को तो जुरिस्डिक्शन दे रहे हो ना जिसका ऑलरेडी जुरिस्डिक्शन बनता है, तो इसका मतलब वो वैलिड होगा। तो एबीसी लैमिनाट वर्सेस एपी एजेंसीज में ये बात बोली गई थी। सो ये था सेक्शन 28 जिसमें हमने देखे अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ऑलराइट, अब हम आएंगे सेक्शन 29 पे। सेक्शन
29 deals with those agreements which are not certain or are not capable of being made certain. सेक्शन 29 के अंदर वो अग्रीमेंट्स आएंगे जो सर्टेन नहीं है और ना ही सर्टेन किए जा सकते हैं, जिनमें अभी भी अनसर्टेनिटी है और उसकी अनसर्टेनिटी कोई दूर कर भी नहीं सकता है, कभी होगी ही नहीं अनसर्टेनिटी क्लियर। वो क्या होंगे? वो void हो जाएंगे, void for uncertainty. All right. For example, A ने B को बोला है कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचूंगा फॉर 50,000 रुपीज। अब इसने बोला है कार, ए के पास 2 कार्स हैं, ये नहीं मेंशन किया कि कौन सी कार। दिस इज व्हाट? दिस इज अनसर्टेन। ठीक है। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें गुड्स बेचना चाहता हूं। अब इस गुड्स का जो प्राइस है वो सी डिटरमाइन करेगा। क्या ये अनसर्टेन है? नहीं, दिस इज सर्टेन। वाई? बिकॉज दिस इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। अभी प्राइस नहीं पता है तो अभी एज ऑफ नाउ अनसर्टेन है, बट जैसे ही बी इसका प्राइस बता देगा तो ये सर्टेन हो जाएगा। तो ऐसे अग्रीमेंट जो अभी भी सर्टेन नहीं है और आगे जाके भी सर्टेन नहीं हो सकते, आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, वो होंगे वॉइड। ठीक है। तो ये दिया है सेक्शन 29 में। एक बार हम रीड कर लेते हैं सेक्शन 29 क्या कहता है। सेक्शन 29, the agreements the meaning of which is not certain or not capable of being made certain are void. इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन से आपको बहुत इजीली क्लियरली समझ आ जाएगा कि हम क्या देख रहे हैं। ए अग्री करता है बी के साथ टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए ने बी को बोला मैं तुम्हें 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचूंगा। कौन सा ऑयल, किस टाइप का ऑयल, ये कहीं नहीं लिखा था। दिस इज व्हाट? दिस इज void फॉर अनसर्टेनिटी। बट यही अगर ए जो है वो 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करने के लिए अग्री तो करता है, और वो भी एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, वो ये भी बताता है कि ये डिस्क्रिप्शन का ऑयल मैं तुम्हें बेचूंगा। ऑलराइट, यहां कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो ये जो है ये void नहीं होगा, ये वैलिड होगा। या फिर ए एक डीलर है जो सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल में ही डील करता है और वो अगर बोलता है कि मैं तुम्हें 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचूंगा, तो इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है? अब नया स्टार्ट करके तो नहीं बेचेगा, जिसमें वो ऑलरेडी डील कर रहा है वो ही बेचेगा ना। अब अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ऑयल में ही डील करता है तो यहाँ पे अगर इसने मेंशन नहीं भी किया है कौन सा ऑयल है, स्टिल दिस विल बी वैलिड, इट विल नॉट बी अनसर्टेन। क्यों? क्योंकि इट इज इम्प्लाइड कि वो जिस ऑयल, ओनली ऑयल में जिसमें वो डील करता है वो ही तो बेचेगा। ऑलराइट, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रेड अफोर्ड्स इंडिकेशन कि वो 100 टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल की ही बात कर रहा है क्योंकि वो उसी में ही डील करता है। ऑलराइट, ए अग्रीज टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन्स इन माय ग्रैनरी एट रामनगर। मेरे ग्रैनरी में जितने भी ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, रामनगर वाली ग्रैनरी में, वो सब मैं तुम्हें बेचूंगा। देयर इज नो अनसर्टेनिटी, तो ये वॉइड नहीं होगा, ये वैलिड होगा। अगर ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें 1000 मॉन्ड्स ऑफ राइस एक ऐसे प्राइस पे बेचूंगा जो प्राइस सी डिटरमाइन करेगा। सी का काम है प्राइस फिक्स करना। अब क्योंकि ये प्राइस सी फिक्स कर देगा, अभी ये प्राइस अनसर्टेन है क्योंकि ये नहीं पता सी क्या प्राइस फिक्स करता है, बट जब सी प्राइस फिक्स करेगा तो ये तो सर्टेन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अनसर्टेन, hence this is not void, this is valid, because this is right now it is uncertain but it is capable of being made certain, तो इसलिए ये valid होगा, ये void नहीं होगा। all right, इसके बाद A agrees to sell to B। A B को बोलता है कि मैं अपना white horse
500 रुपए या फिर 1000 रुपए में तुम्हें बेचूंगा। हॉर्स कौन सा है ये तो पता है, बट प्राइस में उसने लिखा है 500 और 1000, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि भाई 500 है या फिर 1000 है। दिस इज व्हाट, कि दोनों में से कौन सा प्राइस है, इट इज अनसर्टेन, तो दिस अग्रीमेंट इज void, दिस अग्रीमेंट इज void, ऑलराइट, दिस अग्रीमेंट विल बी void। तो ये है सेक्शन 29 के अंदर जो चीजें बोली गई हैं। This section is based on the maxim id certum s quod certum ready potest, मतलब अगर कोई चीज केपेबल है ऑफ बीइंग मेड सर्टेन तो उसे सर्टेन ही मानना चाहिए। However, court will not remove any ambiguities within the agreement to derive the intention of the parties. All right. In Damodar Tukaram versus State of Bombay, it was held that contract would not be vague if it provides a machinery for ascertaining a term. अगर वो capable of being made certain है, capable of being made ascertained है, तो वो void नहीं होगा, तो वो valid होगा। All right. ये था हमारा सेक्शन 29 जो बहुत ही सिंपल है, अनसर्टेनिटी के लिए कौन से अग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। ठीक है, अब हम आएंगे सेक्शन 30 पे। सेक्शन 30 जिसमें वेजर्स अग्रीमेंट की बात हुई है। वेजर्स अग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं कि ये वॉइड होता है। ठीक है, अब वेजर अग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें दो पार्टीज होती हैं, ये दोनों एक दूसरे से अग्रीमेंट करते हैं विच इज बेस्ड ऑन एन अनसर्टेन इवेंट ठीक है, इन दोनों पार्टीज के म्यूचुअल चांसेस होते हैं ऑफ विनिंग। म्यूचुअल चांसेस का क्या मतलब है कि ये तो 100% है कि कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा। अब हो सकता है ए हार जाए बी जीत जाए, या ये भी हो सकता है कि बी हार जाए ए जीत जाए, पर ये सर्टेन है कि एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा, एक जीतेगा तभी दूसरा हारेगा। तो ये होते हैं म्यूचुअल चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग, विनिंग म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन। ठीक है, ये जिस कंडीशन पे बेस्ड है वो एक अनसर्टेन इवेंट है, म्यूचुअल चांसेस होते हैं, एंड इन दोनों का इस अग्रीमेंट में कोई और इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको हारने जीतने से मतलब है। तो ये होता है वेजर्स अग्रीमेंट। जैसे कि लॉटरी, अब लॉटरी निकलती है, लॉटरी क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो लॉटरी किस पे बेस्ड है, लॉटरी एक अनसर्टेनिटी पे बेस्ड है, तो टोटली अनसर्टेन इवेंट है। अब इसमें म्यूचुअल चांसेस हैं, अगर 100 लोगों ने लॉटरी लगाई है तो एक जीतेंगे 99 हारेंगे, ये म्यूचुअल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 99 के 99 जीत जाए और एक हार जाए, या फिर 100 के 100 जीत जाए, नहीं, किसी एक पर्सन को ही मिलेगी, बाकी सब हारेंगे। तो ये है म्यूचुअल चांसेस। ठीक है, लॉटरी के अंदर एक पर्सन को सिर्फ लॉटरी में ही इंटरेस्ट है अमाउंट में, इसके अलावा कोई और दूसरा इंटरेस्ट नहीं है उसका इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस अग्रीमेंट के अंदर। या फिर बेटिंग, जो लोग बेटिंग करते हैं, सट्टे लगाते हैं क्रिकेट मैचेस पे, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ए ने इंडिया पे पैसे लगाए, बी ने पाकिस्तान पे पैसे लगाए, ये एक अनसर्टेन इवेंट है। आपको नहीं पता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हो सकता है कोई जीत जाए, हो सकता है कोई दूसरा जीत जाए, तो इट डिपेंड्स। बट यहाँ पे म्यूचुअल चांसेस है, अगर इंडिया जीतेगी तो पाकिस्तान हारेगी, पाकिस्तान जीतेगी तो इंडिया हारेगी, तो इट इज म्यूचुअल। ठीक है, और आपका इस बेटिंग के अंदर कोई और इंटरेस्ट नहीं है, तो ये हुआ वेजर्स अग्रीमेंट। इस टाइप के जो अग्रीमेंट्स होते हैं सेक्शन 30 के अंदर, ये क्या होते हैं, ये वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। सेक्शन 30 बोलता है कि वेजर्स के जितने भी अग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होंगे और वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इट इज सोली बेस्ड अपॉन अनसर्टेनिटी। ये क्या है, ये पूरा का पूरा अनसर्टेन है, तो इस चीज के लिए आप कभी भी अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल, अगर ए ने और बी ने बेटिंग करी थी,
ए ने बोला इंडिया जीतेगी तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, और अगर पाकिस्तान जीती तो तू मुझे 5,000 रुपए देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया जीत जाती है, तो नाउ ए इज लायबल टू गिव 5,000 रुपीज टू बी, बट वो नहीं देता है, तो क्या बी कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कि हमारे बीच में तो ये सट्टा लगा था और इसने मुझे प्रॉमिस किया था, इसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो किस चीज को इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट जाओगे? बिकॉज दिस इज वॉइड, दिस इज प्योरली वॉइड। ठीक है, रीड कर लेते हैं हम। Agreement by way of wager is void under section 30. Agreement by way of wager are void, and no suit shall be brought recovering anything which is alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide by the result of a game or other uncertain event on which wager is made. जिस पे आपने वेजरिंग की है, बेटिंग की है, उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हो आप, चाहे वो कोई गेम का रिजल्ट हो, चाहे और कोई दूसरा अनसर्टेन इवेंट हो। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका? इसमें अगर कोई सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन है या कोई अग्रीमेंट है किस चीज का, किसी भी प्लेट, प्राइस, सम ऑफ मनी का 500 से 500 या 500 से ऊपर का, ठीक है, वो भी हॉर्स रेस के केस में, तो वो वॉइड नहीं होगा, वो इलीगल, अनलॉफुल नहीं होगा। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नीदर प्रिवेंट्स नॉर डिस्करेजेस बेटिंग, इट सिंपली डिक्लेयर्स इट वॉइड। यहाँ पे वेजरिंग को अनलॉफुल, इलीगल नहीं बोला गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला गया, सिर्फ ये वॉइड है। हो सकता है कि ये इलीगल हो सकता है ना हो, वैसे भी ये स्टेट के इश्यूज है, किसी स्टेट के अंदर बेटिंग लीगल होती है, किसी में इलीगल होती है, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसको इलीगल, अनलॉफुल बोला गया, इसको सिर्फ और सिर्फ वॉइड बोला गया, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया, वॉइड बोला गया। देयर इज no definition of wager given under the act. The Honorable Supreme Court quoted the definition of wager in the case of घेरूलाल पारक वर्सेस महादेव दास। तो घेरूलाल पारक वर्सेस महादेव दास का जो केस है, उसके अंदर वेजर की डेफिनेशन क्या दी गई है कि इट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। एक अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे जो मनी वर्थ देने का आप एक अग्रीमेंट करते हो, वो होता है वेजर। वेजरिंग अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पे दो लोग जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट व्यू रखते हैं। अब अगर इंडिया पाकिस्तान पे बैटिंग हुई है, तो इंडिया पे जिसने पैसे लगाए वो क्या चाहेगा कि सामने वाला हार जाए, और जिसने पाकिस्तान पे लगाए वो क्या चाहेगा कि इंडिया हार जाए। तो दोनों के ऑपोजिट व्यूज हैं टचिंग ऑन अ इशू और एन अनसर्टेन इवेंट। म्यूचुअली अग्री दैट डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट, एक जीतेगा और एक हारेगा, तो जो हारी हुई पार्टी होगी वो कुछ सम ऑफ मनी विनिंग पार्टी को देगी। यही तो होता है बेटिंग के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये होते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनको वॉइड डिक्लेयर करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्हें वॉइड डिक्लेयर करता है। इनके फीचर्स क्या क्या है? म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, दोनों का म्यूचुअल चांस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। टू पार्टीज विथ ऑपोजिट व्यूज, दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के क्या है, ऑपोजिट व्यूज हैं। ऑलराइट, if there are numerous parties they are divided into two sides, और अगर बहुत सारी पार्टीज भी हैं तो भी दो साइड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फ्यूचर इवेंट जो है जिसपे डिपेंडेंट है वो अनसर्टेन इवेंट है, जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनी अदर इंटरेस्ट दैट एट दैट स्टेक। ऑलराइट, ये सारे फीचर्स हैं, अगर ये सारे फीचर्स फुलफिल होते हैं तो उसे वेजर का अग्रीमेंट बोला जाता है, और वो हमेशा वॉइड होगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि वो अनलॉफुल है या इलीगल है, वो सिर्फ उसको वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं। सो ये है हमारा सेक्शन 30।
और ये था हमारा एंड ऑफ वॉइड अग्रीमेंट्स। ये जो हमारा टॉपिक था वॉइड अग्रीमेंट वो यहीं खत्म होता है। तो आज के लेक्चर का हमारा जितना भी पोर्शन था वो यहाँ कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेक्शन 26 जिसमें मैरिज के रिस्ट्रेंट की बात हुई है। हमने पढ़ा सेक्शन 27 जिसमें ट्रेड के रिस्ट्रेंट की बात हुई है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 28 जिसमें लीगल प्रोसीडिंग्स के रिस्ट्रेंट की बात हुई है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 29 जिसमें अनसर्टेन अग्रीमेंट्स की बात हुई है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 30 जिसमें वेजर्स अग्रीमेंट की बात हुई है। ये सारे के सारे ही वॉइड होते हैं, हमने ये देखा। और इसी के साथ हमारे सेक्शन 10 के एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होते हैं। तो हमारा एक ब्रॉड टॉपिक चल रहा था तब से जिसमें हम इसके एसेंशियल्स बारी बारी से पढ़ रहे थे। तो आज ही हमारा ये ब्रॉड टॉपिक भी अब खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, हु मे कॉन्ट्रैक्ट, टाइम एज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। तो 4 to 5 टॉपिक्स हम एक साथ, क्लेटन्स रूल हम एक ही क्लास के अंदर ले लेंगे। तो ये है हमारे नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा। लेकिन उससे पहले यहाँ तक का आपको पूरा रिवाइज करना है, क्लास नोट्स पढ़ने हैं, बेयर एक्ट रीड करनी है, बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशंस को रीड करना है, एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तभी आपका प्रॉपर रिविजन माना जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। We'll meet in the next lecture. Till then, have a nice day. Take care. Thank you so much.